एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद दिव्यांगना। सो गाइस, आज हमारी लास्ट यूनिट है, ठीक है। और हमने जो आपसे वादा किया था, सो वादे के तहत हम अपनी टारगेट को पूरा का पूरा अचीव कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आज आपकी लास्ट वीडियो। इसके बाद बस मैं एक वीडियो और दूंगी जिसके अंदर अभी कुछ पॉलिसीज़ वगैरह हैं, ठीक है। जो इसमें आपका एक पार्ट दिया हुआ है पॉलिसीज़ वगैरह का, है ना, पर्सपेक्टिव्स, तो उसको दूंगी। और एक दो जो बीच के टॉपिक्स रहे हैं यूनिट सेकंड के, वो सब तो एक ही PDF के अंदर वो इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। इसमें है सबसे पहला जो टॉपिक है, डेट इज़ रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन। भाई स्कूल जो है, जो विद्यालय है, ठीक है, उसकी भूमिका होती क्या है एजुकेशन को अचीव करने में। ये एजुकेशन क्या होता है? एजुकेशन सबसे पहले समझो ये एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, जो कहाँ से लिया गया है। एजुकेशन जो वर्ड है बेसिकली लैटिन से लिया गया है और जिसका मतलब होता है एजुकेयर, ठीक है, CERE। तो अभी इसको हम आगे समझते हैं। अब आप जो अपने विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिसको हम शिक्षा कहते हैं, वो एजुकेशन ही तो है। अब एजुकेशन ज़रूरी नहीं है कि आप शिक्षा को सिर्फ एक स्कूल से ही ले सकते हो, आपको कहीं से भी वो बेसिकली चीज़ मिल सकती है। चाहे वो आपको फॉर्मल तरीके से मिले, चाहे वो आपको इनफॉर्मल तरीके से मिले, चाहे वो आपको एक्टिव तरीके से मिले, चाहे वो आपको पैसिव तरीके से मिले, वो किसी भी वे में आपको मिल सकती है, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखो स्कूल को समझते हैं कि ये स्कूल क्या चीज़ है। भाई स्कूल एक सेंटर होता है लर्निंग का, तो सबको पता है ना। जो सीखने का जो माध्यम है, जो केंद्र है, वो क्या है? एक स्कूल है, जिसके अंदर बच्चे अपनी एकेडमिक नॉलेज को गेन करते हैं और एकेडमिक के साथ वो अलग अलग स्किल्स उनके अंदर डेवलप करते हैं। वो अलग अलग, जैसे स्कूल के अंदर बच्चा, चलो ठीक है भैया, एकेडमिक तो करेगा ही करेगा, साथ में वो अदर अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जहाँ से उनका रचनात्मक विकास होता है, ओवरऑल बच्चे का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, ठीक है। शारीरिक तरीके से, भावनात्मक तरीके से, हर तरीके से यहाँ पे बच्चे का, ठीक है, क्या होता है, ओवरऑल बेसिकली विकास होता है, ठीक है, डेवलपमेंट होता है। चाहे वो किसी भी, यानी कि किसी भी वो CBSE फैक्टर पे हो, ठीक है, यानी कि कॉग्निटिव भी होगा, बायोलॉजिकल, सोशल तरीके से भी होगा, इमोशनल तरीके से भी होगा, इंटेलेक्चुअल भी होगा, मोरल भी होगा। अब यहाँ पे बच्चा स्कूल में आने के बाद अपनी जो पर्सनैलिटी है, उसको, जो उसका व्यक्तित्व है, उसका यहाँ पे विकास होता है, सीधी सी बात है। उसके बाद है भाई, यहाँ पे क्या करता है स्कूल के अंदर? टीचर पढ़ाता है, सीधी सी बात है, टीचर टीच करेगा, है ना। अब स्कूल जो है वो उसको एक बहुत ज़्यादा सेफ, वो कहते हैं कि भाई स्कूल जो होना चाहिए ना, वो बहुत ज़्यादा सेफ, सिक्योर, वेल मैनेज्ड होना चाहिए, जो कि उसमें गुड इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। वहाँ पे हेल्थ, एक तरीके से हेल्थ ओरिएंटेड भी हो, ठीक है। ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तभी एक अच्छी लर्निंग हो सकती है। अगर स्कूल सेफ नहीं है, अनसेफ है, ठीक है, और कोई भी आपके अंदर वहाँ पे सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई अदर फैसिलिटीज़, रिसोर्सेज आपको अवेलेबल नहीं है, तो किस बात की आपकी गुड लर्निंग होगी? सीधी सी बात, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं फोकस ऑन। भाई यहाँ पे स्टडीज़ पे फोकस करा जाता है, एकेडमिक लर्निंग पे, और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। अब जैसे घर में और स्कूल में अंतर होता है कैसे? आज हम घर में पढ़ते हैं तो हमें पता है भैया, इधर हमारे भाई बैठे हैं, इधर बहन बैठे हैं, ठीक है, एक रूम में पढ़ाई नहीं होती, ठीक है, इधर बात करने लग जाएंगे, डिस्ट्रैक्शन होगा, कहीं मन करा फ़ोन चला लिया, कहीं मन करा TV देख लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ठीक है, मन करा बात कर ली, तो ये इस तरह के डिस्ट्रैक्शंस है। लेकिन जब स्कूल में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारे पास फ़ोन होता है। आज के डेट में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमारा फ़ोन है। हमारे पास ना फ़ोन होता, ना कुछ होता। जब टीचर पढ़ा रहा हो, उसमें भी स्ट्रिक्ट टीचर अगर पढ़ा रहा हो, तो भाई सीधा दिमाग बस किताबों पर रहेगा, क्योंकि मैम ने अगर पता है, अगर मैम ने उठा के बीच में से क्वेश्चन पूछ लिया और बताया हमसे नहीं गया, तो सीधी डंडियाँ पड़नी है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे भाई बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ हम अपने स्कूल में शिक्षा को ग्रहण करते हैं। इसके बाद ये एक एजेंसी है क्या? फॉर्मल एजुकेशन की। भाई मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फॉर्मल तरीके से भी एजुकेशन मिलती है। एजुकेशन जो होता है वो उसके बहुत सारे टाइप्स, अभी आपको आगे पढ़ाऊंगी मैं। फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मल तरीके से भाई टीचर्स हमको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग, मान लीजिए प्रिंसिपल हमें कुछ पढ़ा रहा है, टीचर्स हम फ्रेंड से कुछ सीख रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, तो अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे इसका खुद का अपना स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे खुद का ये एक ऑर्गेनाइजेशन होता है स्कूल का, जिसको एक जो स्टेट है वो उसके थ्रू बेसिकली उसको रेगुलेट करा जाता है, उसके रूल्स रेगुलेशंस को। और अब जैसे कोई स्कूल है ना, तो उसका खुद का अपना स्ट्रक्चर है कि स्कूल किस तरीके से बनेगा, बिल्डिंग कैसी होगी, अंदर की चीज़ें कैसी होंगी, एक खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे आप समझेंगे। अब बात आता है प्रोवाइड करता है ये क्या? भाई एडिक्वेट लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर इफेक्टिव टीचर। भाई अगर वहाँ पे अगर हमें इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करना है, तो उसके लिए उस हिसाब का क्या होना चाहिए? एक वातावरण, एक पर्याप्त सीखने का वातावरण भी तो होना चाहिए। अगर लर्निंग एनवायरनमेंट है ही नहीं, तो किस बात की हम लर्निंग करेंगे? इसके बाद है ये एक क्या है, इसको हम बोलते हैं एक मिनिएचर, ठीक है, एक सोसाइटी, यानी कि लघु समाज, जिसके अंदर बच्चा जो होता है स्कूल में वो क्या करता है? इंटरेक्ट करके सीखता है एनवायरनमेंट के साथ, है ना। अब बहुत सारी अंदर अंदर क्या होता है, गतिविधियाँ होती हैं, अलग अलग चीज़ों के थ्रू हमको सिखाया जाता है। मान लीजिए हमको बाहर एक्सपोजर के लिए ले गए, ठीक है, फील्ड ट्रिप्स पे ले गए, प्रोजेक्ट्स के थ्रू सिखा
बार एक्सपेरिमेंटल लर्निंग हो रही है, अलग अलग लर्निंग हो रही है, जहाँ पे बच्चा एक एक्टिव लर्नर्स की तरह वर्क कर रहा है। अब हम आगे बात करते हैं, दैट इज एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन मैंने आपको पहले भी बोला था, हम एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो आप इसको समझो। देखो सबसे पहले समझो, एजुकेशन जो है वो एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, तो जिसका मतलब एडुकेयर इसको लिया गया, जिसका मतलब होता है ट्रेन करना, मतलब प्रशिक्षित करना। ठीक है, प्रशिक्षित करना या फिर मोल्ड, मतलब उस तरीके से ढाल देना। जब हम किसी बच्चे को एजुकेशन देते हैं, जब हम खुद एजुकेट होते हैं, तो हम उसी तरीके से ढलने को अपने अंदर में क्या करते हैं, ढलने लग जाते हैं। ठीक है, हमारे अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। एजुकेशन, अब जब भी तो कहते हैं कि यार शिक्षित आदमी और एक अशिक्षित आदमी में बहुत बड़ा अंतर होता है। आपको देखने से, आपके उसके बोलने से, आपके उसको वैल्यूज से आपको सच में सच मतलब एक समझ आ जाए कि भाई ये थोड़ा अनपढ़ है और ये पढ़ा लिखा आदमी है। ठीक है, तो वही चीज़ है। अब एक और चीज़ है, यहाँ पे एक और वर्ड आता है, डेट इज एजुकेटम, जिसका मतलब होता है एक्ट ऑफ टीचिंग। यहाँ पे शिक्षण के कार्य को दर्शाता है कि जो शिक्षण करा जाता है वो किस तरीके से है, क्या क्या मेथड्स का यूज़ कर रहा है, कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ कर रहा है, क्या स्ट्रैटेजी है, क्या एबिलिटी है, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती है। ठीक है, एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड डॉग म्यूजिक। चलो ठीक है, तो ये वाली चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। अब हम आगे यहाँ से देखते हैं। अब एजुकेशन ये कह रहा है कि देखो एजुकेशन का जो मतलब है, अब क्या है ना, अलग अलग बड़े बड़े महाजीवियों ने अपनी अलग अलग बहुत सारी परिभाषाएं दी एजुकेशन के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि एजुकेशन, ये जॉन डेवी की एक डिफाइन है। इन्होंने बोला कि एजुकेशन इज नॉट अ प्रिपरेशन फॉर लाइफ। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको एक लाइफ के लिए प्रिपेयर होना है, नहीं, ये तो एक जीने का तरीका है भैया। ये हमारा लिविंग है। ठीक है, हमारा क्या है, लिविंग है, हमारी जीवन है। ये एक प्रोसेस है लिविंग का, जहाँ पे कंटिन्यूस चलता रहता है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस के बेस पर बेस्ड होता है, रिकंस्ट्रक्ट होता रहता है। तो वो ही बेसिकली यहाँ पे बोलते हैं। ये कहते हैं एजुकेशन जो होता है वो ऑल अराउंड ग्रोइंग आउट ऑफ बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। ये महात्मा गांधी जी ने कहा कि शिक्षा जो है वो बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में सर्वश्रेष्ठ का सर्वीकरण कैसा है, यानी कि यहाँ पे बच्चे का एक ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, यानी कि सर्वांगीण चित्र पक्ष है। ठीक है, इनका चित्रण है, ये बेसिकली यहाँ पे बोलते हैं। उसके बाद इसी तरीके से एक चाणक्य जी ने दी, इन्होंने बोला एजुकेशन का मतलब होता है ट्रेनिंग फॉर कंट्री एंड लव फॉर नेशन। ठीक है, यानी कि अपनी कंट्री के लिए, यानी अपने राष्ट्र के लिए प्रेम और देश के लिए प्रशिक्षण, ये एजुकेशन है। तो ऐसे इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफाइंस हैं, लॉट ऑफ डिफाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, देखो एजुकेशन के अंदर क्या होता है, एजुकेशन आपको पता है कहाँ दी जाती है, स्कूल में दी जाती है। ये ऐसे एक्सपीरियंसेस जो इफेक्ट करते हैं किसको, इंडिविजुअल की लाइफ को, और लाइफ को एक बार नहीं भैया, पूरी लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ उस चीज़ को इफेक्ट करते हैं। ये ऐसा तो है नहीं एक बार बस आप पढ़ने गए बस, फिर तो कोई मतलब नहीं है। जीवन भर आप किसी ना किसी तरीके से एजुकेशन से जुड़े ही रहते हो, कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हो, चाहे फॉर्मल तरीके से सीखो, चाहे इनफॉर्मल तरीके से सीखो। इनफॉर्मल में जैसे मैगजीन्स हैं, अब आप लोग जैसे मान लीजिए जो लोग स्कूल नहीं जाते, अब पापा लोग आप हमारे स्कूल थोड़ी ना जाते हैं, स्टिल वो एजुकेशन से जुड़े हैं। कैसे, क्योंकि वो इनफॉर्मल तरीके से सीख रहे हैं। और इनफॉर्मल में क्या आ जाएगा, जैसे लाइक न्यूज़पेपर्स वो डेली रीड करते हैं, टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, न्यूज़ देखते हैं, तो ये सब इनफॉर्मल तरीके हैं। ठीक है, फोन है, फोन के अंदर न्यूज़ है, और भी कोई भी चीज़ हो सकती है, सीखने का कुछ भी तरीका हो सकता है। चाहे आप जरूरी है किसी पढ़ाई के क्षेत्र में सीखो, किसी भी क्षेत्र में आप सीख रहे हो, डेट इज आप लर्निंग कर रहे हो, आप सीख रहे हो। उसके बाद आता है यहाँ पे नर्चर। ठीक है, एजुकेशन को बोलते हैं कि भैया एजुकेशन का जो नेचर है, अगर हम एजुकेशन के नेचर की बात करते हैं तो एक तो ये यूनिपोलर है। यूनिपोलर मतलब जहाँ पे बच्चा है खुद का, ठीक है, मतलब यूनिपोलर जहाँ पे केवल इन्वॉल्वमेंट होगा चाइल्ड का। दूसरा बाईपोलर, यहाँ पे चाइल्ड और टीचर दोनों आ जाते हैं। ट्राईपोलर जहाँ पे चाइल्ड, टीचर और साथ में सोसाइटी ऐड हो जाती है। और सॉरी, इस वाली चीज़ को बोला किसने, जहाँ पे चाइल्ड, टीचर, सोसाइटी तीनों ऐड हो गए, ये जॉन डेवी ने इसको दिया। किसने दिया, जॉन डेवी ने। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद इसके कुछ स्कोप पढ़ते हैं। तो ये देखो वही चीज़ आगे मैंने आपको बोला, एक होती है फॉर्मल औपचारिक तरीके से, एक होती है इनफॉर्मल, और एक होती है नॉन फॉर्मल। ये तीन तरीके से हैं। मैं थोड़ा सा ग्राफ दूंगी लास्ट में, ठीक है, उसको एक बार आप पढ़ लेना। तो औपचारिक, अनौपचारिक और नॉन फॉर्मल। ठीक है, तो औपचारिक में क्या आता है, जैसे स्कूल है, यहाँ पे हम औपचारिक तरीके से, यहाँ पे थोड़ा आपको फॉर्मल रहना पड़ेगा। अपने घर नहीं है ये तुम्हारा स्कूल है, यहाँ पे पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में आओ, एक डिसिप्लिन के अंदर रहो, तो डेट इज स्कूल हो गया, इंस्टीट्यूट हो गए, कॉलेज हो गए। ठीक है, जहाँ पे आपको टीचर सिखा रहे हैं, तो ये सब क्या है, डेट इज फॉर्मल, औपचारिक। और अगर हम इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल दोनों अनौपचारिक में ही आता है। तो यहाँ पे इनफॉर्मल की अगर मैं बात करती हूँ, जैसे फैमिली के थ्रू हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं, प्रेस मतलब कोई भी जो आप लोगों की ये है, ठीक है, अरे 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 ये जो न्यूज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, एंकर्स, ये जो है सारी चीज़ें, यानी कि मीडिया जो है, प्रेस मतलब मीडिया, उसके बाद लाइब्रेरी हो गई, रेडियो हो गई, तो ये सब एक इनफॉर्मल तरीके से हम यहाँ पे सीख रहे हैं। ठीक है, मतलब है ना। और इस तरीके से यानी कि यहाँ पे हम जाते नहीं हैं, हम यहाँ पे जा नहीं रहे हैं किसी चीज़ में, ये चीज़ है। इसके बाद नॉन फॉर्मल में यही है कि जैसे जो अलग अलग तरीके, जैसे मान लीजिए ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती है, जहाँ पे हम खुद नहीं जा रहे हैं, मतलब सिर्फ एक बार एग्जाम देने चले जा रहे हैं, या कुछ जॉब ट्रेनिंग होती है, ठीक है, रेगुलर तरीके से हम वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, या फिर कोई ऐसे करस्पॉन्डेंस कोर्स करा दिए जाते
हैं, जैसे ओपन, जैसे आप इग्नू वगैरह का एग्जाम्पल देख सकते हो, और भी ऐसे, तो सब नॉन फॉर्मल है, ठीक है। तो उसके बाद आता है इसके कुछ एम्स होते हैं भाई। देखो सबसे पहले तो होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा ही होगा, एजुकेशन लोगे तभी बच्चे का पूरी तरीके से समग्र विकास होगा। यहाँ पे सोशल, वोकेशनल, मोरल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, ये सब भी एक एम है, इन सब में भी, इन वैल्यूज के अंदर बच्चे का विकास होता है, ठीक है। ये एक नेशनल यूनिटी को, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। इंडिपेंडेंट प्रोग्रेस है भैया, स्वतंत्र प्रगति होती है इसमें, ठीक है। तुम यहाँ पे किसी पे डिपेंड नहीं रह रहे हो, तुम्हारी इंडिविजुअल, अपनी खुद की, हर इंसान की अपनी खुद की यहाँ पे प्रोग्रेस है। डेवलप करता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, टेक्नोलॉजी है, सोशल है, इकोनॉमिकल है, ठीक है, कल्चरल डेवलपमेंट, ये सारे के सारे यहाँ पे विकास होते हैं। तो ये सब एक एम्स आ जाते हैं। और भी बहुत सारे वाइडर एम, जैसे दो तरीके के एम होते हैं, एक होता है वाइडर, एक होता है क्या कहते हैं उसी को, लाइक जो मेरे को वर्ड ध्यान नहीं आ रहा, सॉरी, चलो मैं आगे याद आएगा बताऊंगी, ठीक है। तो एक होता है वाइडर यानी कि ब्रॉडर, और जो उसमें होता है, और एक होता है नैरो, यस याद आ गया, नैरो, ठीक है। तो वही सब एम्स में आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन की एजेंसीज। तो ये FJ ब्राउन थे, इन्होंने 4 एजेंसीज को बताया। तो जहाँ पे मैंने 1 2 3 4 लिखा है ना, ये FJ ब्राउन ने दिया था। कौन कौन सी? फॉर्मल, इनफॉर्मल, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं, और इन्होंने एक कमर्शियल के बारे में बताया, एक नॉन कमर्शियल के बारे में बताया। पहले मैं एक बार यहाँ पे फॉर्मल थोड़े से एग्जांपल्स और देके बताती हूँ जो फॉर्मल के अंदर आते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आते हैं फॉर्मल में, स्कूल्स आते हैं, टीचर्स आते हैं, बुक्स आती हैं, करिकुलम आता है, एग्जामिनेशन, टाइम टेबल, ये सब आपके फॉर्मल हैं। अगर मैं यहाँ पे अनौपचारिक इनफॉर्मल की बात करती हूँ तो यहाँ पे कमेटीज हैं, कम्युनिटीज हैं, पिकनिक, फ्रेंड्स, फैमिली, एनवायरनमेंट, डिस्कशंस, इंटरनेट, पिकनिक, ये सब क्या है? ये सब आपके इनफॉर्मल हैं। इसी तरीके से इन्होंने जो बोला है, तीसरा कमर्शियल के बारे में बोला है, जहाँ पे अलग अलग तरह की नॉलेज, डिस्कवरीज, इन्वेंशन, अचीवमेंट्स आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल्स मैंने कुछ देकर समझा है, फॉर एग्जाम्पल सिनेमा है, प्रेस है, रेडियो है, टीवी, थिएटर, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सब कमर्शियल तरीके से हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको नई नई लाइक नॉलेज मिल रही है, कुछ डिस्कवरीज के बारे में आप जान रहे हो, इन्वेंशंस, कुछ अचीवमेंट्स के बारे में आपको पता चल रहा है। और दूसरा होता है नॉन कमर्शियल, इसके अंदर बहुत सारे बहुत सारी जो सोशल वेलबींग्स होते हैं, जो हम यहाँ पे सामाजिक तरीके से हम कुछ कार्य कर रहे हैं, हम अपने खुद के प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके अंदर इंक्लूड है। तो इसको एक बार आप लोग देखेंगे, यस। इसके बाद 2 और एक पढ़ लो, डेट इज एक्टिव और पैसिव। ये FJ ब्राउन ने नहीं दिया, ये अलग से है। और एक्टिव पैसिव में कुछ अलग नहीं है, इसी के अंदर वही फॉर्मल इनफॉर्मल वाला आ जाता है। एक्टिव तरीके से जैसे स्कूल है, कम्युनिटी है, फैमिली, रिलीजन, सोशल क्लब्स, एंटरटेनमेंट, ठीक है, प्रोग्राम्स। और पैसिव में सिनेमा, टीवी, रेडियो, मैगजीन, न्यूज़पेपर, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एम्स क्या होता है स्कूल का, यानी कि विद्यालय के उद्देश्य है। तो सबसे पहले है प्रिपेयर द चिल्ड्रन टू बी एक्टिव। भाई सबसे पहले बच्चों को कैसा बनाना है? सक्रिय बनाना है, उसको रिस्पॉन्सिबल, उसको जिम्मेदार बनाना है, उसको प्रोडक्टिव बनाना है, उसको केयरिंग मेंबर बनाना है सोसाइटी का, विद एक्टिव लर्नर्स के साथ, ठीक है। तो यानी एक्टिव लर्नर उसको बनाना है मेन, और जहाँ पे वो केयरिंग भी हो, रिस्पॉन्सिबल भी हो, प्रोडक्टिव भी हो। दूसरा उसके अंदर बढ़ाना है क्या? फंक्शनल लिटरेसी, जो आपने पढ़ा होगा 3 R को यहाँ पे बढ़ाना होता है, यानी कि रीडिंग, राइटिंग, अर्थमेटिक, ये 3 चीज़ उसके अंदर आनी चाहिए, तभी वो किसी चीज़ को समझ पाएगा, तभी कह सकते हैं कि हाँ वो साक्षर है, हाँ वो शिक्षित है, हाँ वो पढ़ा लिखा है। अगर वो रीडिंग कर पा रहा है, अगर वो लिख पा रहा है, अगर वो अर्थमेटिक चीज़ों कर पा रहा है, डेटास, वो 3 R को हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है। उसके बाद रियल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करता है टू मेक लर्निंग। भाई सीधी सी बात है, अगर हमें लर्निंग को इफेक्टिव रखना है, लॉन्ग टाइम के लिए रखना है, तो वहाँ पे रियल एक्सपीरियंसेस से जोड़ जोड़ के आप पढ़ोगे, वास्तविकता के आधार पर, जो दुनिया का वास्तविक है, ठीक है, जो दुनिया का सच है, यानी कि जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, उससे अगर आप चीज़ों को पढ़ोगे तो आपकी जो होगी वो लर्निंग इफेक्टिव हो गया होगी, ठीक है, वास्तविक अनुभव के साथ। उसके बाद है यहाँ पे क्रिटिकल थिंकिंग, जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है हमारी, उसको डेवलप करता है, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती हैं, डिसीजन मेकिंग, इन सब में हमारी हेल्प करता है। ये सारी क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं एजुकेशन के साथ। इस तरीके से हेल्पिंग करता है लर्नर्स की कि भैया वो अलग अलग वैल्यूज़ को एक्वायर करे, बिलीव्स को, ट्रेडिशंस को, जितने विश्वास, परंपराओं, ये सब चीज़ें उसके अंदर डेवलप होने लगती हैं। चिल्ड्रन को क्या बनाता है? शिक्षित बनाता है, और अलग अलग ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करता है, ठीक है। बहुत सारी एम्पल अपॉर्चुनिटीज़, मतलब बहुत सारी जो है अपॉर्चुनिटीज़ को, बेसिकली अवसर बहुत सारे प्रदान करता है लर्नर्स के लिए, और ताकि वो अपनी खुद की जो उनकी लर्निंग स्ट्रैटेजीज़ है, ठीक है, उसको थोड़ा सा बढ़ावा देता है, कि उनकी जो सीखने की रणनीति है वो बढ़े, उसको बढ़ावा मिले, और उनको अलग अलग अवसर प्राप्त हों। इस तरीके से डेवलपिंग द चाइल्ड एज अ होल, उनको एक होल की तरह डेवलप होता है। यहाँ पे बच्चे का पूर्ण तरीके से विकास होता है। जब तक उसको डेवलप करेंगे, जब तक उसका मैक्सिमम पोटेंशियल वो अपना अचीव ना कर ले, ठीक है। एंड प्रोवाइड करता है, देखो कैरेक्टर एजुकेशन यहाँ पे आपको मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे आपको लाइफ स्किल्स एजुकेशन, हर तरह की एजुकेशन आपको मिलती है। एजुकेशन केवल एक बहुत छोटा सा पॉइंट नहीं है, एजुकेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा वाइडर है। तो इस चीज़ को समझेंगे। इसके बाद देखो ये थोड़ा सा, अरे ये तो दिख ही नहीं रहा ठीक से, है ना। चलो अगर आपको समझ आ रहा हो तो देख लो, ठीक है, वैसे तो रहने दो, वरना जो है ना चश्मे का, जिसके चश्मे लग रहे हैं उनके नंबर बढ़ जाएंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं, और जिनके नहीं लग रहे उनके चश्मे लग जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे।
तो चलो देख लो आप एक बार, ठीक है। ये ब्लर हो गई ये इमेज। तो इसमें ना फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल तीनों को समझाया है कि ये जो है लाइफ स्कूल्स कॉलेजेस हैं, इसका स्कोप लिमिटेड होता है, फॉर्मल का थोड़ा नैरो रहता है, इसका थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये इस तरीके से यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों को देखा है, ठीक है। तो आप एक बार इसको देख लो। वैसे तो मुझे तो समझ खुद नहीं आ रहा है, तो आप चाहो तो इसको ना सीधे नेट पर भी डालोगे ना, तो गूगल से ही लिया गया है मैंने इसको, तो वहाँ से आपको आ जाएगा ये सारा। तो एक बार इसको देख लेना, ठीक है। इसका वास्ट है, काफ़ी अच्छे से इसको समझा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एनईपी की हम बात करते हैं 2020। देखो ये मैंने ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग पहले ही एनईपी के रिगार्डिंग मैंने कल भी टेलीग्राम पे एक वीडियो शेयर करा था, उसको अगर आप पढ़ लेते हो तो उसमें मैंने बहुत आसान तरीके से अच्छे से आपको समझा दिया है और सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करा है, ठीक है, नोट्स के फॉर्म में। तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी एनईपी। टेलीग्राम पे कल मैंने इसका जो है लिंक दिया था, आपको डिस्कस करा था। जिसने देखा होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा दोबारा देख लेना, और लिंक मैं अगेन फिर से डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डाल दूंगी, ठीक है। तो एनईपी वहाँ से पढ़ लोगे, पूरी की पूरी एनईपी आपकी क्लियर है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है, इसमें ईसीसी वाला दिया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो ईसीसी के अंदर क्या है, ये भी मैंने आपको जो आपकी जो अर्ली वीडियोस थी उसके अंदर मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ये सब समझा रखा है। एक वीडियो में एफएलएन को भी समझाया है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, तो ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो एक बार उनको आप लोग पढ़ लेना जिसने नहीं पढ़ा है, और लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। बाकी देखो केवीएस वाली जो प्लेलिस्ट है ना, पेडागोजी वाली, उसमें जो आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और देखो एक बार मैं आपको ये शो कर देती हूँ। देखो एनईपी का ये वाला है, ये मैंने बहुत पहले बनाया था जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तो इसको आप लोग पढ़ लो, आपका इससे बाहर कुछ नहीं, सब इसमें आपका इंक्लूड है। इसके बाद ये देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाली मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये फंडामेंटल एफएलएन और ईसीसी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा, तो इसको आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स की, ठीक है, जहाँ पे लर्निंग, नॉलेज, सारे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल्स क्या है। देखो ये हमारा कैसा होना चाहिए, सबसे पहले तो ये एक फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी दर्शाएगी कि हमारा करियर ओरिएंटेड होना चाहिए, जो हमारे करियर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसी तरीके से इसको बेसिकली रखना चाहिए। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से इसमें भैया क्या करो, ठीक है, इसमें थोड़ा सा जोड़ घटाना कर लो, इसको बढ़ा दो, उसको घटा दो। तो इस तरीके से हमको कैसा रखना है, उसको लचीलापन उसमें हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टैटिक नहीं बनाना है कि बस बन गया सो बन गया, नहीं। बच्चों को देखो उनका क्या इंटरेस्ट है, उनकी क्या एबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ना है। दूसरा रिलेवेंट होना चाहिए भैया, मतलब जो भी आपकी लाइफ है, जो भी आपके फ्यूचर के गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट सेंटर, यहाँ पे बच्चे को केंद्रित करके, भैया छात्र केंद्रित होना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लर्निंग में, ठीक है। स्टूडेंट केंद्रित होगी ना शिक्षा, तो ही मजा आना है, तभी इफेक्टिव लर्निंग होगी। दूसरा इंक्लूसिवनेस, भाई समावेशी, यहाँ पे हर सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स हो, ये नहीं कि सिर्फ मैथ्स 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 चलेगा, नो 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 नो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इंक्लूसिवनेस हो। और दूसरी चीज़ ये करिकुलम ऐसा होना चाहिए भैया उसमें हर चीज़ को इंक्लूड करा जाए, हर किसी सब्जेक्ट को इक्वल तरीके से इंपॉर्टेंस दी जाए। एंड इंक्वायरी बेस्ड होना चाहिए, पूछताछ हो, क्वेश्चनिंग हो, उसमें अन्वेषण हो, उसमें इस तरह की चीज़ें सब, यानी ये सब चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड करना है आपने, ठीक है। सो क्वेश्चनिंग हो, एक्सप्लोरेशन हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद असेसमेंट ड्राइवन हो, ठीक है भैया, मूल्यांकन आप करते रहो समय समय पर, कोई टेस्ट ले लो, कोई क्विज ले लो, कोई बीच बीच में एग्जाम्स ले लो, ठीक है। खुद का यानी सेल्फ असेसमेंट करो। तो इस तरीके से बहुत सारे असेसमेंट्स होते हैं, इसको हम आगे और पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका एक करिकुलम होना चाहिए। आप कुछ इसके पर्सपेक्टिव्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आता है होलिस्टिक, यानी कि जहाँ पे बच्चा पूर्ण तरीके से उसकी स्किल्स का विकास होगा, चाहे वो कॉग्निटिव तरीके से हो, फिजिकल तरीके से हो, इमोशनल हो, मोरल हो, लिंग्विस्टिक हो, हर तरीके से बच्चे के अंदर यहाँ पे स्किल्स डेवलप होंगी। कल्चरल पर्सपेक्टिव होगा, जहाँ पे अलग अलग, हम इसके अंदर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं मैंने, जैसे कि इसमें आपका शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम आ जाता है, ठीक है। दूसरे के अंदर आपका भाषा कला जो पाठ्यक्रम है, तो वो वहाँ पे भाई जब अलग अलग भाषा से लोग जुड़ेंगे तो अलग अलग कल्चर को पहचानेंगे, जानेंगे, उनकी चीज़ों को जानेंगे, उनके बेसिकली बिलीव्स को जानेंगे, ट्रेडिशंस को जानेंगे, अलग अलग चीज़ों को जानेंगे। तो ये सब चीज़ें इंक्लूड हो। दूसरा डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव हो भैया, यहाँ पे आपने देखा होगा जो प्रारंभिक बचपन जो शिक्षा पाठ्यक्रम होता है वो क्यों दिया जाता है, क्योंकि वहाँ से बच्चे का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके अंदर हम क्या कराते हैं भाई, जब शुरू में प्रारंभिक वाले में थोड़ी सी खेल है ना, जो खेल अन्वेषण है उस पर हम ध्यान देते हैं, ठीक है। इस तरह का पाठ्यक्रम करते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा पढ़ाई पे ना ध्यान देके खेल पे ध्यान दे। तो खेल के थ्रू क्या होता है ना, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है भाई, वहाँ से वो सोशली भी स्ट्रांग होगा, कॉग्निटिव तरीके से भी होगा, शारीरिक तरीके से भी होगा, ठीक है। तो हर तरीके से और क्या कह सकते हैं, यस, लिंग्विस्टिक तरीके से भी होगा। सो डेट्स वाइज को रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव। इसके अंदर क्या होता है,
आप इसमें ऐसे कह सकते हो कि ये एक आपका परियोजना आधारित पाठ्यक्रम है। इसका एग्जाम्पल मैंने कुछ एग्जाम्पल्स देके आपको समझा, जैसे कि इसमें आपको ले सकते हो कि यस परियोजना आधारित पाठ्यक्रम, जिसके अंदर हम क्या होता है ना कि हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट करते हैं, ठीक है, उनका संबंध बनाते हैं, अंतर विषय परियोजना होती है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैथ, साइंस, टेक, इंजीनियरिंग, इंटीग्रेशन, तो ये सारे सब्जेक्ट्स एक दूसरे से को रिलेट करते हैं, है ना, सब में मैथ्स का यूज हो रहा है, साइंस का, तो ये सब चीजें हैं। इसके बाद है डेट इज एक्सपेरिमेंटल, हो भैया अनुभव के उस पर, यानी कि सामुदायिक सेवा आधारित पाठ्यक्रम इसका एग्जाम्पल, जो कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होगा। जितना आप प्रैक्टिकल कराओगे, एक्सपेरिमेंट तरीके से समझाओगे, प्रोजेक्ट तरीके से समझाओगे, रियल लाइफ तरीके से समझाओगे, उतना ज्यादा वो इफेक्टिव रहेगा। उस तरीके से ग्लोबल हो भैया, ग्लोबल मतलब सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है भैया, वो ग्लोबल तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना, पूरे मतलब वैश्विक तरीके से आप इसको समझेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम को हम क्यों लेते हैं, क्योंकि वो पर्टिकुलर हर समाज के बारे में बात करता है, वो ग्लोबल तरीके से बात करता है, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, हर तरीके से बात करेगा। तो यहाँ पे ये चीज आ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं करिकुलर एरियाज की, जो पाठ्यचर्या के क्षेत्र होते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आता है टेक्नोलॉजी की, जो आपकी टेक्नोलॉजी एजुकेशन है, तो इसके अंदर आपकी क्या इंक्लूड करी जाती है भाई, यहाँ पे इसका वो हो जाता है, ठीक है, करिकुलर एरियाज की हम बात करते हैं तो उसमें आईसीटी आ गया आपका टेक्नोलॉजी के अंदर। फॉरेन लैंग्वेज एजुकेशन होती हैं, जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस को बेसिकली पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, डिफरेंट विदेशी भाषाओं को हम शिक्षा दे रहे हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। चाहे हम कहते हैं ना कि जैसे स्कूल में आप लोग देखते होंगे, जब मैं अपने स्कूल में थी, मीन्स जब मैं डीपीएस में थी ना, तो डीपीएस में क्या था कि एक रूल है, मतलब मेरे अदर स्कूल्स में, हर स्कूल में नहीं होता कि आपको अलग अलग कुछ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस लेनी है, फॉरेन लैंग्वेजेस लेनी है, बट मेरी डीपीएस में था कि वहाँ पे आपने क्या करना है, एटलीस्ट 10th क्लास तक आपके पास आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो फॉरेन, ठीक है, जैसे फ्रेंच है, ये है, तो ऐसे कुछ कुछ लैंग्वेजेस थी, तो वो उसमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी होती है। इसके बाद है फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ है, ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ में क्या आता है कि जो भी आपकी शारीरिक शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तो ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है, ये सब इंक्लूड करो भाई। फिजिकल हेल्थ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको आपको इंक्लूड करना है। अच्छा, करियर टेक्निकल एजुकेशन आपको बच्चों को देनी है वहाँ पे, मतलब इस तरह की एजुकेशन दो कि भैया जिस बच्चा जो करना चाह रहा है ना भविष्य में, उसके अकॉर्डिंग उसकी पढ़ाई हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, करना वो कुछ चाह रहा है, करना वो मतलब कुछ और है, और आप एजुकेशन कुछ और ही दे रहे हो, तो इस तरीके से आपका नहीं होना चाहिए। तभी तो वो 12th क्लास में जाके, अब क्या होता है, जब हमें पता है कि मुझे फ्यूचर में, सपोज करो, ठीक है, आप लोगों को फ्यूचर में टीचर बनना है, तो आपके सब्जेक्ट्स उस तरीके से होंगे। मान लीजिए आपको साइंस का टीचर बनना है, तो आप 12th में साइंस ले लोगे, ये ले लोगे, ठीक है, और किसी को मान लीजिए IAS PCS बनना है, तो वो कुछ इस तरह के सब्जेक्ट्स ले लेगा जो उनके उसमें बेसिकली काम आएंगे, या जो उनका ऑप्शनल होगा, इस तरीके से। अब क्या कर दिया, अब तो खैर NEP के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से कर दिया। ये चीज़ मुझे ज़्यादा पसंद है कि यहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स को ऐड कर दिया गया है, ये बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट मैथ्स ले लिया तो मैथ्स वाले फील्ड में जाओगे, बायो है तभी डॉक्टर बनोगे, है ना, मतलब ठीक है बायो होगी तभी डॉक्टर बनोगे, बट ऐसा नहीं, अगर मन करा कि नहीं भैया मुझे तो CA बनना है, तो कॉमर्स भी ले सकते हो साथ में, तो ये बहुत अच्छा है। यानी कि इसके यानी कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स की एंट्री हो गई है। इसके बाद है इलेक्टिव कोर्स, ठीक है। इलेक्टिव कोर्स में क्या होता है, मतलब एक कला केंद्रित पाठ्यक्रम। इलेक्टिव कोर्स रखो यार, जहाँ पे थोड़ी सी आर्ट एजुकेशन हो, अलग अलग चीज़ें हो, और अलग अलग अदर सब्जेक्ट्स हो। इस तरीके से कोर करिकुलर एरियाज, जैसे जहाँ पे थोड़ी सी भाषा कला आ जाए, विज्ञान आ जाए, जो इस तरह के एरियाज होते हैं, ठीक है, सामाजिक अध्ययन, तो इस तरह के एरियाज को यहाँ पे हमें इंक्लूड करना है। जो अदर जो कोर में जो एक पाठ्यचर्या क्षेत्र हैं, उनको भी बेसिकली इंक्लूड करें, जिसमें हम सोशल स्टडीज़ पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, भाषा कला, गणित, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लर्निंग एंड नॉलेज की, ठीक है, सीखना और ज्ञान। इसमें क्या होता है भाई, देखो लर्निंग किस तरह की, जैसे कि कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग होती है। यहाँ पे एक व्यवहारिक विज्ञान पाठ्यक्रम इसका एग्जाम्पल हो सकता है, जिसके अंदर बच्चे को खोज, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि खोज के थ्रू वो सीखे, अन्वेषण के थ्रू वो सीखे, ठीक है। इसी तरीके से एक्टिव लर्निंग होगी, यहाँ पे बच्चा सक्रिय होकर सीखता है, जैसे कि प्रोजेक्ट आधारित पाठ्यक्रम जो होता है वो उसका एग्जाम्पल है। जैसे कि जब प्रोजेक्ट में बच्चा क्या होता है भाई, एक्टिव तरीके से सीखता है ना, जब खुद से वो प्रोजेक्ट करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, वो चीज़ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसफरेबल लर्निंग, ठीक है। ट्रांसफरेबल लर्निंग में क्या होता है, जैसे कि भाषा कला पाठ्यक्रम, कौन सा आता है, भाषा कला। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह का आपको पाठ्यक्रम रखना है, जिसके अंदर भाषा पे, कला पे, दोनों पे बेसिकली ध्यान दिए, ठीक है। और इस तरीके से नेक्स्ट आता है आपको कोलैबोरेटिव लर्निंग, जिसमें क्या होता है, समूह आधारित। भाई कोलैब यानी कि एक दूसरे का आपको सहयोग करके करना है, समूह के साथ, है ना, आपको ग्रुप्स के अंदर, तो वो चीज़ यहाँ पे होती है। एक होती है डीप लर्निंग। डीप में क्या होता है, बहुत गहरी तरीके से, जैसे गणित का पाठ्यक्रम है, आप गणित में आप घुसते चले जाओ, अलग अलग चीज़ें निकलती चली आती है। सो इस तरीके से एक सूत्र से आपको एक ये बना देना है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, एक फॉर्मूला है, इससे आपने ये वाला डेरिवेशन, तो ये सब क्या है, यही सब इसी में आता है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे स्वयं के सीखने पर नियंत्रण हमें करना होता है। व्यक्तिगत सीखने का पाठ्यक्रम इसका एग्जाम्पल है, जब बच्चा खुद से सीखता है, व्यक्तिगत तरीके से सीखता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोल के साथ भी चीजें करेगा और खुद से ही खुद को डायरेक्ट करता रहेगा। इसके बाद आता है स्कूल्स एंड स्टेजेस। अब आपने पढ़ा होगा, ये तो मैंने और पहले भी पढ़ा रखी है चीजें, जैसे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन होती है। इसके अंदर क्या होता है, बच्चे के सेल्फ अवेयरनेस
फिटनेस पे, उसके जागरूकता पे, उसके देखभाल पे, इन सब पे बेसिकली ध्यान दिया जाता है। वो थोड़ी सी गेम ओरिएंटेड होती है, यहाँ पे पढ़ाई से ज़्यादा गेम्स वगैरह पे ध्यान देंगे ताकि उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। यहाँ पे सीबीएसई फैक्टर्स वही आपके सोशल, बायोलॉजिकल, ये सब फैक्टर्स पे, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे ध्यान दिया जाता है बच्चे का। फिर एलिमेंट्री बच्चा एलिमेंट्री एजुकेशन में आता है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग सब्जेक्ट्स को ऐड कर दिया जाता है कि लैंग्वेज भी आ गई, मैथ्स भी आ गई, साइंस भी आ गई, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश जो भी है आपकी, ठीक है, यानी कि लैंग्वेजेस जो आपको अदर लेनी है वो इसी के अंदर आ जाती है। इसी तरीके से मिडिल स्कूल एजुकेशन में बच्चा आ जाता है, ठीक है, फिर माध्यमिक में आ जाता है। हाई स्कूल आपने पढ़ा होगा भाई, हाई स्कूल जब आ जाते हैं तो थोड़ा सा एक टैग वगैरह इंक्लूड हो जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा करियर ओरिएंटेड बच्चा हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाता है कि जाके वो जब कॉलेज में जाए तो उसको किस हिसाब से वहाँ पे अपनी चीज़ों को बेसिकली इंक्लूड करना है, उनको क्या करना है, किस तरह की अपनी चीज़ों को जो भी है वो उसको ऑप्ट करे। तो वहाँ पे बच्चों को कॉलेज के हिसाब से बना दिया जाता है हाई स्कूल में आगे आगे की फर्दर पढ़ाई उसे कैसी करनी है, क्या उसको करियर अपना बेसिकली ऑप्ट करना है, किस फील्ड में उसको अपना फ्यूचर बनाना है, तो वो सब चीज़ें आती है। फिर एक स्पेशल एजुकेशन है भाई, विशेष शिक्षा दी जाती है विशेष तरह के बच्चों को। एक एडल्ट आती है जिसके अंदर बच्चा आजीवन तरीके से सीखेगा, इस तरह की शिक्षा दी जाती है, ठीक है, जो व्यावसायिक विकास को दर्शाती है, जो भी आपका करियर है उसके हिसाब से यहाँ पे उस तरह की एजुकेशन होगी। तो ये सब चीज़ें इसमें है। आप एनईपी 2020 ने, जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, जो एक बार अच्छे से पढ़ लेना तो बहुत आसान तरीके से समझ जाओगे। उसमें कुछ स्टेजेस बताइए, जैसे कि फंडामेंटल स्टेज, ठीक है, आधारभूत अवस्था 3 से 8 साल, जिसमें बच्चा 1 से 2 में क्लास में रहेगा। प्रीपरेटरी स्टेज, प्रारंभिक चरण 8 से 11, 3 से 5 क्लास में रहेगा। मिडिल स्टेज यानी मध्य अवस्था 11 से 14, बच्चा 6ठी से 8वीं तक में रहेगा। देन सेकेंडरी स्टेज 14 से 18, क्लास 9 से 12वीं तक में रहेगा, ठीक है, माध्यमिक चरण। अब हम बात करते हैं इसमें किसकी, पैडागोजी की। पैडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तो पैडागोजी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखो बहुत तरह के इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड है, आगे बताऊंगी कौन कौन से। अब ये जो होता है, ये कहता है कि इसमें जो लर्निंग बेस्ड होता है वो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के अंदर होगा, ठीक है, और जो स्टूडेंट्स को क्या करेगा, यानी कि बच्चों की उत्कृष्टता को प्राप्त करने में बच्चों की सहायता करता है। इस तरह का एक सकारात्मक माहौल दिया जाएगा, तभी तो बच्चे वहाँ पे कुछ ना कुछ सीखेंगे। दूसरा, यहाँ पे एक प्रायर नॉलेज का बच्चे यूज करते हैं, जो उनका पूर्व ज्ञान है उसको यूज करेंगे और उसके बाद वो एक एक्टिव लर्नर की तरह वर्क करेंगे और उसके अपने पूर्व ज्ञान को अपने नए ज्ञान से बेसिकली संबंध बनाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से विद्यार्थी वास्तविक ज्ञान, जो उनका एक रियल लाइफ जो होता है ना, रियल लाइफ सिचुएशन से यहाँ पे इसको जोड़ा जाता है बच्चे को। उनकी जो भी पर्सनलाइज नीड होती हैं, जो व्यक्तिगत जरूरत है, उनको यहाँ पे पूरा करा जाता है और जितनी भी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज उनको यहाँ पे दी जाती हैं ताकि बच्चा एक सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर बन सके, ठीक है। यानी कि ध्यान रखना, एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस पे भी यहाँ पे काम करना है। इसी तरीके से कुछ इंस्ट्रक्शन, जैसे कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि जहाँ पे बच्चे की हर एक नीड्स को फुलफिल करना है। असेसमेंट ड्राइवन में क्या होता है, उसका मूल्यांकन करो, असेसमेंट करो, इंक्वायरी, पूछताछ, क्वेश्चंस वगैरह हो, क्विज हो, इस तरह की चीजें हो, जहां पे वो अपना खुद को मूल्यांकन कर सके कि हाँ भैया कितना सही चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है। प्रोजेक्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, जहां पे प्रोजेक्ट का, एक्सपेरिमेंट का, रियल लाइफ सिचुएशंस का आप लोग यूज करोगे, एंड पर्सनलाइज, जिसके अंदर डेटा, टेक्नोलॉजी, इन सब चीजों का आप लोग यूज करोगे। अब हम बात करते हैं डेट इज असेसमेंट की, ठीक है। असेसमेंट यानी कि मूल्यांकन। यहाँ पे क्या होता है, सीखने का समर्थन, ये पहली बात तो सपोर्ट करता है लर्निंग को, ठीक है। इस तरीके से ये जितने भी आयाम हैं यहाँ पे हम सभी का मापन कर सकते हैं असेसमेंट के थ्रू। ये नहीं है कि सिर्फ इसी चीज़ का असेसमेंट कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो उसमें आपने कितनी प्रगति करी है, उस चीज़ का आप यहाँ पे मूल्यांकन कर लोगे। लर्नर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं अपनी खुद की नॉलेज को ही, वो बेसिकली यहाँ पे देखता है, उसको जानता है, उसको प्रतिबिंबित करता है। उसके बाद रिफ्लेक्ट टू, ये एक रियल वर्ड को रिलेट करता है। और दूसरा, जितनी भी हमारी लर्निंग, हमारे अंदर क्षमताएं हैं, स्ट्रैटेजीज है, हमने कितना प्रोग्रेस करा, वो सब चीज़ें हमारे कितने क्या लर्निंग आउटकम्स आते हैं, हर चीज़ का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी होता है। तभी आपको पता चलता है कि क्या लर्निंग आउटकम्स जो आपने सीखा उस हिसाब से आ भी रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कुछ असेसमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि सबसे पहले ऑथेंटिक असेसमेंट, ठीक है। ऑथेंटिक यानी कि प्रमाणिक मूल्यांकन। यहाँ पे कुछ चीजें, जैसे मतलब जो परियोजना आपने बनाई है उसका डिजाइन है, किस तरीके से आपका प्रस्तुतिकरण होगा, निबंध लिखना है, कोई बहस में भाग लेना है, ये सब इसके अंदर आ जाती है। फिर आता है फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव आपने पता होगा, जैसे फॉर्मेटिव तरीके से आपके असेसमेंट्स होते हैं स्कूल्स में, ठीक है। एक होता है समेटिव, एक होता है फॉर्मेटिव। तो फॉर्मेटिव जो बीच बीच में ले लिए जाते हैं कि चलो ठीक है यूटी सेकंड ले लो, ये ले लो, ठीक है, हाफ, इस तरह की चीजें। तो यहाँ पे और भी अलग चीजें, जैसे चेक लिस्ट, क्विज वगैरह हो गए, तो इस तरह की जितनी भी आत्मचिंतन जो गतिविधियां हैं वो इसमें आ जाती हैं। फिर एक समेटिव होता है, जैसे फाइनल एग्जाम्स होते हैं, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं समेटिव के अंदर। एंड पोर्टफोलियो असेसमेंट्स होते हैं, जिसमें कि जो भी हमने लाइक काम करा है वो सब चीजों को वहाँ पे उसके दर्शाना, ठीक है, खुद का यहाँ पे मूल्यांकन करा जाता है। एंड एक होता है आपका परफॉर्मेंस, जो भी आप चीजें सीख रहे हो, जो भी आपने कौशल सीखा, जो भी आपने ज्ञान सीखा, उसका बेसिकली आपको यहाँ पे मूल्यांकन करना है। जैसे कि मान लीजिए हम साइंस की चैप्टर को पढ़ते हैं, ठीक है,
साइंस का चैप्टर आपने पढ़ा, क्लास में मैम ने पढ़ाया कि इस केमिकल से ये बनाया, अब आपने वहाँ से ज्ञान ले लिया। ज्ञान लेने के बाद मैम आपको लेगी कहाँ पे, लैब में। अब जाओ, अब जो आपने सीखा, जो आपने ज्ञान लिया, उसको जाके उस लैब में दर्शा दो, दिखाओ कि तुमने कौन से केमिकल से क्या बना डाला, है ना। तो वो सब चीज़ में आ गए। इसी तरीके से सेल्फ असेसमेंट में, खुद का असेसमेंट बीच बीच में करते रहना चाहिए, और इवन सिर्फ चिल्ड्रंस को ही नहीं बल्कि हर इंसान को अपना असेसमेंट करते रहना चाहिए, ताकि जो आपकी कमियाँ हो, चाहे कौशल में, चाहे ज्ञान में, चाहे विचारों में, उसको आप खुद से देखें, और जहाँ कमियाँ उसको हम लोगों को सुधारने की कोशिश भी करनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से अब मैं इसके साथ आपको एनसीएफ 2005 भी पढ़ा देती हूँ कि एनसीएफ 2005 है क्या, तो जल्दी से एक बार पढ़ेंगे। डेट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जिसको बोला जाता है। और यहाँ पे किस चीज़ के लिए भाई, इक्वालिटी, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हर बच्चे को यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, उनको लर्निंग क्वालिटीज़ देनी है, उनको एक्सपीरियंसेस, उनके लिए एजुकेशनल पर्पसेस, इन सब के लिए एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया। अब यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी, यानी कि शिक्षा मंत्रालय, उसने एक नेशनल एडवाइजरी कमेटी बना दी, यानी कि राष्ट्रीय सलाहकार समिति। और किसके चेयरमैनशिप में बनाई थी, यशपाल जी की चेयरमैनशिप में, इनका काम ये दिया गया कि भैया उनको स्टडी करनी है किस चीज़ के ऊपर, अगर ये पूछ लिया जाए तो ओवरलोडिंग ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर जो इतना ज़्यादा बोझ हो रहा है ना, इसके ऊपर उनको अध्ययन करने के लिए बोला गया कि ठीक है। अब जो एनसीएफ बना, इसके अंदर कितने मेंबर्स, कितनी इस कमेटी में इंक्लूड थे, डेट इज 35 मेंबर्स, और 21 इसमें फोकस ग्रुप थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो वैसे तो आप लोगों ने एनसीएफ आई थिंक पहले से पढ़ भी रखा होगा, तो इसलिए मैंने बहुत जल्दी इस चीज़ को इंक्लूड करा है, ताकि थोड़ा सा आपका रिविजन इसमें भी हो जाए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं जल्दी से। अब इसमें 4 एनसीएफ आए। सबसे पहले नेशनल जो आपकी ये आया ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ये 75 में आया, 88 में आया, 2000 में आया, 2005। अब हम इसके ऊपर पढ़ेंगे जो लेटेस्ट है। इसने क्या करा, सबसे पहले तो पब्लिश किसके थ्रू करा गया है भैया, एनसीईआरटी के थ्रू, ठीक है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म जिसको नहीं पता हो देख लो, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। अब इसके अंदर 22 लैंग्वेजेस को इंक्लूड करा, और 17 स्टेट्स का जो सिलेबस है वो इसके थ्रू इन्फ्लुएंस्ड हुआ। अब यहाँ पे एम क्या रखा गया, इन्होंने बोला कि सबसे पहले, अब देखो ये इसके एम्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या फिर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क किस किस चीज़ पे वर्क करता है, या कौन कौन से पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूड करे गए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि क्लासरूम एक्टिविटीज़ जो होंगी, जो भी क्लासरूम के अंदर, अपनी कक्षा के अंदर जो भी गतिविधियां करते हो, वो मोर फ्लेक्सिबल उनको बनाओ, और वो इस तरह के एक्टिविटीज़ रखो जो आपकी रियल लाइफ से, आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेट करती हो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा कहता है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स का कैसा होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। कैसा पार्टिसिपेशन होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। यहाँ पे बच्चे को अलग अलग एक्टिविटीज़ के अंदर एंगेज करा जाएगा, उनको एक्सप्लोरेशन यानी उनको अन्वेषण के मौके मिलेंगे। अब दूसरा इन्होंने फोकस करा है किस पे, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे, लर्निंग यानी कि रचनावादी दृष्टिकोण पे इन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पे फोकस करता है एनसीएफ। और दूसरा इन्होंने बोला लर्निंग जो होगी एक्टिव होगी और सोशल इन नेचर, ठीक है। और कैसा होना चाहिए, सोशल होना चाहिए नेचर में। अब इसकी कुछ 5 गाइडलाइंस प्रिंसिपल्स हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले कनेक्टिंग करना है नॉलेज को, जो हमारी मतलब ये नहीं कि जो हम सीख रहे हैं उस नॉलेज को कनेक्ट करो लाइफ की, स्कूल के बाहर भी। सिर्फ स्कूल के अंदर जो नॉलेज लिया उसको स्कूल तक सीमित मत रखो, उसको बाहर कनेक्ट करो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों के यहाँ पे फोकस करता है। ये कहता है कि टेक्स्ट बुक से भैया बाहर निकलो, सिर्फ टेक्स्ट बुक तक ही सीमित मत रहो, बल्कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को जोड़ो, ठीक है। खुद से रचनात्मक आपको बनना है। यहाँ पे इसने पहले भी बोला है कि रचनात्मक दृष्टिकोण पे फोकस करता है ये। उसके बाद आता है मेकिंग एग्जामिनेशन को काफ़ी फ्लेक्सिबल बनाओ, और उसमें इंटीग्रेट दैम क्लासरूम लाइफ, यानी कि कक्षा जीवन के साथ उन्हें एकीकृत करो। और उसके बाद आता है कि लर्निंग शुड बी अवे, और जो रोट लर्निंग को ही मना करता है भैया, रटंत विद्या पे ध्यान ना देके, आपको रटंत नहीं करना है, आपको चीज़ों को समझना है, ठीक है। जो भी आप नॉलेज गेन करोगे, ठीक है, उसको बेसिकली आपको समझना है, इस चीज़ पे करता है। उसके बाद ये कहता है कि एक और इसमें पॉइंट आता है कि नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी फॉर्म्ड बाय केयरिंग कंसर्न विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ कंट्री, मीन्स देश की लोकतांत्रिक राजनीति के भीतर चिंताओं को, जो चिंताएं हैं, ठीक है, जो उनको ध्यान में रखते हुए एक अतिव्यापी पहचान पोषण करना, इसको एक और पॉइंट, यानी कि कुछ 5 पॉइंट्स उन्होंने दिए थे। तो ये 5 गाइडलाइंस हैं, यानी कि एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ कंट्री के चीज़ों को देखते हुए हमें सारी चीज़ों को यहाँ पे करना है और उनको समझना है, देन उसको ये सब नर्चर करना है। अब हम बात करते हैं फीचर्स क्या हैं इसके कुछ एनसीएफ के। सबसे पहले बोलता है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, जो प्रमोट करता है किसको भाई, यूनिवर्सल एनरोलमेंट होगा। अगर चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होगी तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट, ज़्यादा नामांकन होंगे। और दूसरा रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन, ये 2 चीज़ पे यहाँ पे फोकस। अब तीसरा ये कह रहा है कि यहाँ पे फाइनेंशियल रिफॉर्म इसके अंदर इंक्लूड नहीं करा गया, ठीक है। वित्तीय सुधार पे यहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा है कि वित्तीय वाला फाइनेंशियल मैटर
मैटर अलग है भाई। लॉट्स ऑफ एग्जामिनेशन असेसमेंट, ये सब चीज़ें कहता है कि ठीक है एग्जामिनेशन स्लो, असेसमेंट होना यहाँ पे बहुत, जितने एग्जामिनेशन ले रहे हो कोई दिक्कत नहीं, बट असेसमेंट होना बहुत जरूरी है, मूल्यांकन सुधार, और जो भी असेसमेंट रिफॉर्म पे वर्क करना है। उसके बाद कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, ठीक है, रचनावादी तरीके से सीखे, जहाँ पे चाइल्ड सेंटर लर्निंग होनी चाहिए, बच्चा बिना किसी बोझ के सीखे। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को यूज़ करो, जहाँ पे मल्टीलिंगुअल मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स भी आए, अलग अलग लैंग्वेजेस भी बच्चे के अंदर हो, ठीक है, इस तरह से। जिस बच्चा जहाँ का एटलीस्ट 3 लैंग्वेजेस पे फोकस करता है, सबसे पहले जिसमें कि मदर टंग को एज इंस्ट्रक्शन लिया गया है, यानी कि मदर लैंग्वेज जो भी आपकी मदर टंग है उसको आप सबसे पहले रखोगे, साथ में इंग्लिश ले लो, तीसरी कुछ भी जो आपका मन करे वो ले लो, और यहाँ पे रोट लर्निंग को रिप्लेस कर दो, खत्म करो भैया, रटंत विद्या नहीं चलेगी। अब दूसरा ये कहता है कि यहाँ पे बच्चे को ना ऐसा नहीं कि जो हम कोई चीज़ समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे आप लिखे जा रहे हो, सब नहीं। ये कह रहा है कि लर्न जो करो मैकेनिकल तरीके से, लेकिन ऐसा नहीं कि विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे नहीं, समझो चीज़ों को अच्छे से, पढ़ो समझो, प्रैक्टिकल तरीके से समझो, तब चीज़ों को आपको आगे करो। दूसरा नेशनल वैल्यूज़ पे भी फोकस करता है कि जो राष्ट्रीय मूल्य हैं उन पे भी यहाँ पे हमें फोकस करना है। अब लर्निंग विदाउट बर्डन क्या चीज़ होती है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लर्निंग विदाउट बर्डन, जो कि यशपाल कमेटी जी के थ्रू ये आया, और इन्हीं को इसकी जिम्मेदारी मिल गई जो इन्होंने रिपोर्ट करी 1993 में। अब आपने देखा होगा बच्चों के ऊपर इतने भारी भारी बैग होते हैं, ठीक है, ऐसी मोटी मोटी टेक्स्ट बुक होती है, बेशक उन्हें कुछ समझना है, बच्चा दबा जा रहा है उन बैगों के बोझ से, नहीं, बट वो ज़रूर लेके चलनी है आपने, जब तक बैग भारी नहीं होगा तब तक कुछ काम नहीं होगा। तो ये सब ये इसी चीज़ को यहाँ पे मना करता है कि लर्निंग विदाउट बर्डन सीखो, लेकिन बिना किसी बोझ के साथ सीखो। जितना आप चीज़ों को इंटरेस्ट होके, जितना फन के साथ आप सीखोगे, जितना पॉजिटिव तरीके से सीखोगे, उतनी अच्छी आपकी इफेक्टिव लर्निंग होगी, ये बोलता है ये। तो ये कह रहा है कि लर्निंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे जो मिले वो लाइफ लॉन्ग हो, सेल्फ लर्निंग बच्चा खुद से सीखे और यहाँ पे उनका स्किल का डेवलपमेंट हो। मूव अवे, देखो टेक्स्ट बुक से थोड़ा बचो, और यानी जो इस तरीके से आपको टेक्स्ट बुक पढ़ो, बट ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक का भार कुछ ज़्यादा हो, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इसी तरीके से जितना कम टेक्स्ट बुक का भार होगा उतना ज़्यादा बच्चा यहाँ पे स्ट्रेस फ्री रहेगा। चिल्ड्रन शुड लर्न, यहाँ पे बच्चे को नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ जोड़ना है ताकि बच्चा वहाँ से सीखे, और उसके बाद खुद अपनी नॉलेज का क्या कर सके, देयर ओन वर्जन ऑफ नॉलेज, अपना खुद की नॉलेज वो क्रिएट करे। शिफ्टिंग कंटेंट, ये कहते हैं कि कंटेंट बेस्ड लर्निंग जो टेस्टिंग है उसको शिफ्ट कर दो, कंटेंट ना होके कॉम्पिटेंसी होना चाहिए भैया, योग्य आधारित परीक्षण हो, ना कि सामग्री आधारित, ध्यान रखना। इसके बाद ओवरबर्डन स्कूल बैग्स जो होते हैं, जिसको क्या माना गया है, एक शारीरिक असुविधा माना गया है। फालतू का बच्चों के ऊपर क्या करते हो यार, इतना मोटे मोटे बैग लाद के उसमें इतनी मोटी मोटी टेक्स्ट बुक्स रख के, ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ एक बच्चों के ऊपर बोझ है, उनको एक शारीरिक तरीके से उनका क्या है, उत्पीड़न हो रहा है, आप ऐसे समझेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये एक और बात करता है, ये सीसी की बात करता है, कुछ असेसमेंट होने चाहिए जिसके अंदर सीसी ही इंक्लूड हो, आपका डायग्नोस्टिक, आपका असेसमेंट होना चाहिए, निदानात्मक, यानी जो भी समस्या है उसकी रेमेडी साथ के साथ मिल जाए ज़्यादा अच्छा है, और एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से, जो कि मैंने आपको पहले बताया, वो सब आपका होना चाहिए। अब इसमें कुछ लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जैसे कि भाषा, जैसे सबसे पहले हम लैंग्वेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को इंक्लूड करा है, जिसके अंदर मदर लैंग्वेज को सबसे पहले रखो, बाकी जैसे मान लीजिए हमारी मदर लैंग्वेज हिंदी, तो हमने हिंदी रखा, फिर इंग्लिश रख दिया, ठीक है, दूसरा, फिर तीसरा हम जो मन चाहे संस्कृत ले लेते हैं, इस तरीके से। अब लैंग्वेजेस जो होता है वो भैया सबसे एक इंटीग्रल पार्ट है हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, देखो हर एक सब्जेक्ट में बिना लैंग्वेज के तो कुछ होना नहीं है। दूसरा ये बेसिस है लर्निंग का, और यहाँ पे चाइल्ड की प्रोग्रेस का पता चलेगा। अब यहाँ पे 3 चीजों को फोकस करा गया, ये ध्यान रखना, डेट इज रीडिंग, राइटिंग, ठीक है, लिसनिंग एंड ये आपका स्पीच, ठीक है, ये 4 चीजें हैं, रीडिंग लिखना, ठीक है, पढ़ना, लिखना, सुनना और स्पीच जो बोलना है, ठीक है, ये 4 चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करा गया। अब मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स में इन्होंने ना 2 चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है एनसीएफ ने, एक तो माना है लैंग्वेज को, ध्यान रखना, एक तो माना है इन्होंने किसको, लैंग्वेज को, और दूसरा माना है इन्होंने मैथ्स को, ये 2 चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। मैथमेटिक्स ये कहते हैं कि मैथमेटिक्स ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर एक सब्जेक्ट से कोरिलेट होता है, ठीक है, किसी ना किसी रूप में। अब ये कहते हैं भैया चिंतन यहाँ पे होगा, तार्किक तरीके से होता है और अमूर्त तरीके से होता है, ठीक है, 3 चीजों को इन्होंने बोला। अब इन्होंने कहा कि हर बच्चे के लिए ज़रूरी है, जो प्राइमरी गोल होता है प्राइमरी लेवल पे, वो यही है कि भैया मैथमेटाइजेशन, ठीक है, क्या होना चाहिए, एक मैथमेटाइजेशन होना चाहिए, चिल्ड्रंस की थिंकिंग, बच्चों की सोच का एक गणितीयकरण होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे लर्नर सेंस ऑफ सक्सेस, यहाँ पे बच्चे एक सेंस ऑफ सक्सेस, देखो इंपॉर्टेंट वर्ड है ये यहाँ का, कंसेप्चुअल बच्चों को चैलेंजेस भी आएंगे जब वो मैथ्स के अंदर आएंगे, ठीक है, लेकिन वहाँ से जब उसको चैलेंजेस आएंगे तो बच्चा क्या होगा, सीधी सी बात है, डेवलप करेगा, उसकी थिंकिंग बढ़ेगी, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में पार्टिसिपेट करेगा, तो चीज़ें क्या होगा, यहाँ से डेवलपमेंट होगा ना। उसके बाद ये कह रहा है
एनरिचिंग ऑफ टीचर्स विद वैरायटी ऑफ मैथमेटिकल रिसोर्सेज, ठीक है, अलग अलग आपको वैरायटी लो भैया, कोई अलग अलग रिसोर्सेज लो, उस तरीके से पढ़ाओ, चीज़ों को रिलेट करके पढ़ाओ। एंड चेंजेस मोड्स ऑफ असेसमेंट टू एग्जाम, और मतलब अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप बच्चों की क्षमताओं की बेसिकली उनकी जांच करने के बाद आप अपने मूल्यांकन के तरीकों को भी बदलो, ठीक है। आपको लग रहा है कि बच्चा इस हिसाब से इसकी क्षमता है, इस हिसाब की, तो उस हिसाब से आप अपना असेसमेंट रखो। ये बात हो गई। इस तरीके से साइंस हो गया, तो साइंस तो आपको पता है भैया, साइंस विज्ञान एक ऐसा जिसमें हम एक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड लर्निंग होती है, हम एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या करना है, लैब्स वगैरह को इंप्रूव करो, लाइब्रेरीज वगैरह, वर्कशॉप्स को, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, जो बाहरी आपकी वो है एग्जामिनेशन है, उनकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी कम करो, ठीक है। और ज़्यादा किस पे बढ़ा दो भाई, कंप्यूटर जो आपके इंटरफेस एक्सपेरिमेंट्स हैं इन पे, और प्रोजेक्ट्स यूटिलाइजेशन ज़्यादा होना चाहिए, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। दूसरी बात है यहाँ पे एग्जामाइन करो, ठीक है, एनालाइज करो एवरीडे एक्सपीरियंस, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहता है उसको समझो, उसको देखो, उसको एनालाइज करो, एंड कनेक्टेड, और साथ में इंपॉर्टेंट कि रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आपको कनेक्ट होना है। इसके बाद बात करते हैं सोशल साइंस। तो देखो, सोशल साइंस इसलिए रखा जाता है ताकि एक सोशल इक्वालिटीज़ डेवलप हो, सामाजिक तरीके से बच्चे का यहाँ पे विकास हो। जैसे कि सोशल का मतलब ही सामाजिक होता है, तो सामाजिक विज्ञान को इसलिए रखा जाता है ना। सामाजिक विज्ञान हम क्यों रखते हैं, ठीक है ना, तो समाज से हम समाज के हर पहलू से इसके अंदर आके जुड़ते हैं, अलग अलग चीज़ों की समाज को जानते हैं, हर एक रिलीजन, कास्ट, हर चीज़ के बारे में हम जानते हैं, सबके ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, बिलीव्स हैं, नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब एनवायरमेंटल स्टडीज़ तो भाई हर एक सब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, तो एनवायरमेंट को तो रखना ही पड़ेगा। आर्ट एजुकेशन दी जाती है, कला शिक्षा, तो यहाँ पे थोड़ा सा कला शिक्षा से क्या होगा, बच्चे यहाँ पे क्रिएटिव रहता है, और अपनी जो आर्ट बेस्ड इंक्वायरी स्किल्स होती हैं वो उसको यहाँ पे उसकी बेसिकली क्रिएट होती हैं। जैसे मान लीजिए म्यूजिक में इन्वॉल्व हो सकता है, डांस में, थिएटर में, विजुअल आर्ट्स में, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे बच्चा अपनी इंडियन हेरिटेज क्राफ्ट्स को जानता है दो तरीके से, एक तो इकोनॉमिक वैल्यू से भी जानता है, और दूसरा एस्थेटिक वैल्यू, उसको हम सौंदर्य मूल्य कहते हैं, ठीक है, सौंदर्य के रूप में भी सौंदर्य। उसके बाद आता है स्प्रेड अवेयरनेस, भाई यहाँ से बच्चे की बढ़ती है, ठीक है। इसके अंदर क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स का डेवलपमेंट होता है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल भी होता है, दूसरा इसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, और मेंटल हेल्थ, ये सब चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं टीचर का रोल कैसा होता है एनसीएफ में। इन्होंने टीचर के रोल को सबसे पहली बात इन्होंने फैसिलिटेटर की तरह बताया है कि वो एक सहायक है। मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन है तो जो टीचर होता है वो उस इंफॉर्मेशन को बच्चे तक पहुंचाता है। कैसे, अब कोई चीज़ है, ठीक है, खड़े हो जाओ भाई, बुक्स में तो आप लोग भी पढ़ लोगे, बुक्स में से देख के हर इंसान पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसको समझाना कैसा है, तो वो टीचर का ही तो काम है। उस बुक की इन्फॉर्मेशन को आप तक एक सही ढंग में, एक कंसाइज वे में पहुंचा रहा है, वो टीचर है, वो फैसिलिटेटर है। यहाँ पे टीचर को एज अ लर्नर भी माना गया है, एज अ इनोवेटर भी माना गया, एज अ काउंसलर माना गया, एज अ मैनेजर माना गया, एज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट माना गया, एज अ असेसर माना गया, ठीक है यानी कि मूल्यांकन करता, ठीक है। उसके बाद आता है भाई एक्टिव तो होगा ही होगा, अगर टीचर एक्टिव नहीं है तो फिर किस बात की टीचिंग रह जाएगी, तो यहाँ पे टीचर और बच्चे दोनों का एक्टिव होना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब देखो कंक्लूजन ये निकल के आता है 5 स्टेप के अंदर, ठीक है। तो ये कहता है एनसीएफ में 5 बातें ध्यान रखना, इन्होंने ये 5 ना विधि है ये इसकी, ठीक है। एनसीएफ की कुछ विधियां हैं जिसके अंदर है सबसे पहले लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा सीखेगा कैसे, करके सीखेगा बच्चा। दूसरा इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण मेथड से बच्चा सीखेगा। दूसरा यहाँ पे टेस्ट मेथड को इंक्लूड करो, कलेक्टिव लॉ करो, ठीक है, मिक्स्ड मेथड होना चाहिए, और दूसरा चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 3 2 5 6, ये मतलब ऐसे तो 5 स्टेप्स हैं, ये चाइल्ड सेंटर्ड मैंने अलग से कर दिया, लर्निंग बाय डूइंग में आ जाता है, ये चाइल्ड सेंटर्ड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है कुछ की पॉइंट्स। अब लास्ट में हम ये क्या कुछ की पॉइंट से पहुंचते हैं, तो ये कहते हैं सबसे पहले तो इसके अंदर देखो सीसी को इंक्लूड करा, ठीक है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो, कंस्ट्रक्टिव असेसमेंट हो। दूसरा यहाँ पे नो से अननोन की तरफ हम लोग जाएंगे, ये नहीं कि पहले बच्चे को अननोन चीज़ बता दी, उसको कुछ पता ही नहीं है, नहीं, जिसको वो जान रहा है तब आप अननोन पे जाओ, फिर उस अननोन चीज़ का यूज़ करके यानी कि ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाओ, मूर्त से अमूर्त की तरफ जाओ, ठीक है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एंड देन आपका ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन आप जाओगे, ठीक है। इसके बाद है पनिशमेंट है। देखो यहाँ पे पनिशमेंट को ये सजा और पुरस्कार ये सब यहाँ पे इसको रॉन्ग मैंने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे इसको गलत माना गया है। अब एनसीएफ के अकॉर्डिंग आप एनसीएफ के अकॉर्डिंग आप बच्चों को पीट पाट नहीं सकते हो, ठीक है, तो वो चीज़ अब गलत कर दी गई है यहाँ पे, तो ये सब चीज़ें हैं। दूसरा है पेरेंट्स इंक्लूड इन, यहाँ पे पेरेंट्स को जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर यहाँ पे पेरेंट्स को इंक्लूड करना है। जैसे गेम्स हो रहे हैं तो टीचर्स पेरेंट्स को बुलाओ, कोई फंक्शन हो रहा है तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है, इसको इंक्लूड करा गया। हैवी टेक्स्ट बुक को रॉन्ग, मतलब हैवी टेक्स्ट बुक का यहाँ पे कोई वो नहीं है,
इसको यहाँ पे गलत माना गया है। वेल मेंटेन आपको एनवायरनमेंट मेंटेन करना है, रियल लाइफ के साथ आपको रिलेट करना है। बुक सेल्फ, बच्चा जो होगा वो लाइब्रेरी के अंदर खुद से बुक चूज करेगा। ये नहीं कि बच्चे गए लाइब्रेरी में, टीचर अपने हिसाब से बुक सबको दे रहा है, नहीं भैया, बच्चे को जो पढ़ना है वो अपने हिसाब से अपनी बुक को चूज करेगा। एनहेंस एस्थेटिक वैल्यूज, जो सौंदर्य बोध है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। इनोवेशन शुड गिवन टू टीचर्स, ठीक है। अब यहाँ पे ना इनोवेशन, अब आपने देखे होगा अलग अलग तरीके से टीचर्स के भी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो सब यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। कम्युनिटी को इंक्लूड करना है, कम्युनिटी को एज अ ह्यूमन रिसोर्स की तरह, ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा बाहर से डॉक्टर्स वगैरह को बुलाते हैं, अलग अलग चीफ गेस्ट के रूप में अलग अलग बड़ी बड़ी हस्तियों को बुलाते हैं, तो वो भी चीज़ है, वो एक ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं। इस तरीके से करिकुलम जो होगा वो एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए बच्चे की, उनकी मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग आपको करिकुलम डिजाइन करना है। दूसरा इसमें बताया जाता है कि भैया वुमेन्स की आपको क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन एंड ऑल राउंड यहाँ पे डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। जेंडर बाइस को मना करेंगे, मतलब कोई भेदभाव नहीं चलेगा, ठीक है, जाति के जेंडर के आधार पर, ठीक है, लैंगिक इस तरीके की चीज़ें नहीं चलेंगी। एंड इंक्लूसिव एजुकेशन को इंक्लूड करा गया, इंक्लूसिव एजुकेशन हो, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट हो, ठीक है। तो ये आपका सारी चीज़ें आती हैं। सो मेरी तरफ से जो किया गया प्रॉमिस था वो आज आपका कंप्लीट होता है। अब बचता है इस वाले चैप्टर में क्या, जो डेट इज़ आपकी पॉलिसीज़, क्योंकि पॉलिसीज़ थोड़ी ज़्यादा सी है, मतलब मैं सारी एक जगह इंक्लूड कर दूंगी, तो वो पॉलिसी वाला भी एक, और आपकी एक और है, यानी कि 2-3 टॉपिक और मान लीजिए, बस डेट्स ऑल, ठीक है। वो थोड़ा एक्स्ट्रा में भी, तो वो मैं आपको एक ही वीडियो के अंदर सेंड कर दूंगी। अब आपका ओवरऑल डन है, ठीक है। अब आप लोग क्या करेंगे, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप इतने सारे चैनल्स हैं जो बेसिकली एमसीक्यू की प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। सो ये बस एक और वीडियो मैं अब अपलोड करूँगी, ये मेरा लास्ट है केवीएस के लिए। इसके बाद कोई वीडियो केवीएस के लिए स्पेशली पैडागोजी के लिए नहीं आने वाली है, ठीक है। आप लोग अपनी तैयारी करेंगे। बाकी जो कुछ है, अब ये देखो, ये पूरी एक प्लेलिस्ट है, ठीक है। आप जाएँ तो इस केवीएस ये डालेंगे तो पूरी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, तो ये यहाँ पे सारी की सारी वीडियोज़ आप लोगों की अपडेट हैं, आप लोग देख सकते हो, ओके। और बाकी कोई भी अगर आपको समस्या है, प्रॉब्लम है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि ये वाली चीज़ रह रही है, कुछ भी आपको ऐसा फील हो, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना मुझे, मैं सारे मैसेजेस देखती हूँ, ओके। एंड अब मैं भी केवीएस से थोड़ा फ्री हो जाऊँगी, मतलब यही चीज़ है, आप लोगों को जो था मेरा टारगेट ये आपका कंप्लीट होने वाला है, इवन हो ही गया, बस एक और वीडियो बस अपलोड लास्ट। देन उसके बाद आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, आप लोगों के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, पेपर उसी टाइम पे हो रहे हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। और यस, बताना आप लोगों को इस सारी की सारी सीरीज़ कैसी लगी, कि आपकी हेल्प हुई है या नहीं हुई है, जो भी आपके रिव्यूज़ हों वो मुझे ज़रूर देना, अपने फीडबैक्स, ठीक है। सो ओके, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।